हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज फिजिक्स का टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि टॉप 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो। और एसएससी, आरआरबी, एसएससी के सारे एग्जामों में लगभग यहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। और अगर एसएससी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टॉप एंड 100% बता रहा हूँ कि इसमें से 10 क्वेश्चन एसएससी में ज़रूर पूछे जाएंगे। और ये बार बार रिपीट करे जाते हैं यही क्वेश्चन, ठीक है। और तो मैं बताते रहूँगा कौन से क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं, मुझे याद आता रहेगा तो ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो कोई भाभा, ये आरसीएफ में पूछा गया था, ठीक है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र में, और एसएससी में भी पूछा गया है कई बार। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये का अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है, एक ट्राम्बे है, ठीक है, ट्राम्बे मुंबई, ये महाराष्ट्र स्टेट में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर किधर है? मुंबई में है। और स्थापना कब हुआ था? 1954 में। और देखिए तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कहाँ स्थित है? बेंगलोर, ये कर्नाटका में आता है, ठीक है, बेंगलोर कर्नाटक, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर किधर है? बेंगलोर में ही है। और 1969 में, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और पांचवा क्वेश्चन है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ और स्थापित कब हुआ था? ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये 1958 में स्थापित हुआ था। तो इसका कोई ऐसा एक प्लांट तो है नहीं, बहुत सारे हैं इसके प्लांट, इसलिए इसका प्लांट नहीं पूछेगा। और इसका अगर पूछेगा तो हेडक्वार्टर पूछेगा और स्थापना पूछ सकता है, जो कि नई दिल्ली है और 1958 में 1958 में स्थापना हुआ था। और देखो छठा क्वेश्चन है, गुरुत्व बल को किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूटन ने किया था। गुरुत्व बल को किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने। अच्छा, भौतिकी के पिता कहे जाते हैं न्यूटन को, न्यूटन को ही भौतिकी के पिता कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। इसका मैं और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। दोस्तों ये तीन का मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, कि बता रहा हूँ, और कि जिससे आप लोग भूलेंगे नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो इसका ट्रिक क्या है? एक लिखो ETPRNCH, ये आप लिख लो अपने नोटबुक पे। तो उसका आप लोग ये समझिए, ईट पर नाचो लिखा होगा, ठीक है। तो ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, ठीक है। और पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, ठीक, एन से न्यूटन, सी एच से चैडविक, ठीक है। तो ईट पर नाचो अगर आप लोग याद करके रखेंगे ट्रिक के जरिए, ट्रिक के हिसाब से, तो आप लोग को ईट पर नाचो आएगा और उसका तीनों में कन्फ्यूजन होगी ही नहीं, हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, ठीक है। और 11वां क्वेश्चन है, नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। नाभिक की खोज, परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने। किसने? परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया, ठीक है। आवर्त का नियम किसने दिया? मेंडलीफ ने। आवर्त का नियम मेंडलीफ ने दिया। किसने? मेंडलीफ ने, ठीक है। दोस्तों अगर ये 4-5 बार अगर ये देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस मिला रहता है? जो हम लोग थम्स अप और स्प्राइट ये सब पीते हैं ना, कोको कोला, इसमें कौन सी गैस मिली होती है? तो CO2 गैस मिली होती है दोस्तों। श्यानता किसकी गुण होता है? ठीक है, किसका गुण होता है? गैस एवं द्रव का। किसका? गैस एवं द्रव का। अच्छा, आइडियल फ्लूइड, जिसको आदर्श तरल बोलते हैं, आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? तो शून्य होती है। आइडियल फ्लूइड की श्यानता क्या होती है? शून्य होती है, ठीक। अच्छा, 17 वाला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो ये बढ़ जाता है चंद्रमा पर। एक बार दोबारा क्वेश्चन सुनते हैं, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाता है दोस्तों। अगर ये एग्जाम में आएगा तो आप लोग बढ़ जाता है ऐसा लिखिए, ठीक है, टिक करिए। अच्छा, 18 क्वेश्चन है क्या? 18 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने साथ कितनी उपग्रह लेकर चलती है? तो उसको आपको पता है, केवल एक, ठीक, केवल एक, चंद्रमा। अच्छा, ठोस, द्रव, गैस में संचालित होने वाली तरंग का नाम क्या है? यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है, ठीक। अच्छा, 20 क्वेश्चन है,
20वां क्वेश्चन, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसकी बनी होती हैं? तो ये आप लोग याद रखिए, किसकी? फोटॉन की बनी होती हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसकी बनी होती हैं? फोटॉन की। अच्छा, 21 क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो 10⁻⁴ से 10⁴ मीटर होता है, 10⁻⁴ से 10⁴ मीटर होता है, ठीक है। गामा किरण की खोज किसने किया? पाल बिलार्ड ने। गामा किरण की खोज किसने किया? पाल बिलार्ड ने। अच्छा, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्सरे मतलब एक्स किरण की खोज किसने किया? रांजन ने किया। किसने? रांजन ने, ठीक है। अच्छा, परावैंगनी किरणों की खोज किसने किया? जॉन रिटर ने। परावैंगनी जॉन रिटर और एक्स रे की कौन? रांजन। ये दोनों कंफ्यूज मत होइएगा। गामा किरण की खोज पाल बिलार्ड ने किया। पाल बिलार्ड ने गामा की खोज किया, ठीक है। और परावैंगनी किरणों की खोज किसने किया? जॉन रिटर ने, ठीक है। उसके बाद दृश्य किरण की खोज किसने किया? न्यूटन ने। विजुअल रेज की न्यूटन ने किया, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। गामा किरण की खोज पाल बिलार्ड और एक्स रेज की खोज रांजन, परावैंगनी किरण की खोज जॉन रिटर, दृश्य किरण की खोज न्यूटन, रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने किया, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? बेकुरल ने की। ये अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन भी कन्फ्यूजन वाले हैं, ठीक है। रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने किया, रेडियो सक्रियता की खोज, इसकी सक्रियता की खोज बेकुरल ने किया, ठीक है। अच्छा, और अवस्रव्य यानी इंफ्रासोनिक वेव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? अवस्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, जो कि हम लोग सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग अपने अनुसार फेवर में, जिसने भी इसको खोजा है उसने अपने अनुसार दे दिया, यानी मानव पे ही आधार करके दे दिया, यानी कि। और श्रव्य मतलब सुनना, अव मतलब नहीं है। जो हमसे सुना नहीं जा सकता है वो कितना है? 20 हर्ट्ज से कम है, ठीक है। मतलब छोटी जिसको बोलते हैं। और श्रव्य तरंगे, श्रव्य मतलब सुनाई देवल, जो मतलब हमारे सुनने लायक हो। ये क्योंकि ऐसे भी जानवर हैं जो सुन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा नहीं सुनता है, इसलिए कि श्रव्य तरंगे हमारे लिए सुन सकती है, मतलब मैं सुन सकता हूँ, इसलिए। देखो, ऑडियोबल वेव की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। अच्छा, अब देखो, पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ये कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, मनुष्य द्वारा सुनी जा सकने वाली तरंगे कितनी होती है? वही जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया उस वही है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक आदमी सुन सकते हैं, ठीक है, मनुष्य, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता जो मनुष्य के कान को, यानी कान मतलब कान को क्षति पहुंचा सकता है, 160 डेसिबल। 160 डेसिबल। अगर दोस्तों आपको पता है कि आदमी के लिए फेवरेबल कितना होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कितना डेसिबल, ठीक है। 80, 90, 40, 50, 60, कितना आप लोग समझते हैं? यार आप लोग को पता है क्या? और अगर नहीं पता है तो आप लोग गूगल पे सर्च मारिए। अच्छा, 33 क्वेश्चन क्या है? कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों द्वारा सुना जाने वाला तरंग कितना है? 20 हर्ट्ज से ऊपर ये लोग सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सरे की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर, ठीक है। एक्सरे की तरंग दैर्घ्य 10⁻10 मीटर टू 10⁻8 मीटर, ठीक है। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सी तरंग इस्तेमाल किया जाता है? ये तो पराश्रव्य तरंग, ठीक है। देखो, पराश्रव्य तरंग अभी आप लोगों ने पढ़ा, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। इसका तरंग आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 से ज़्यादा, तो ठीक है। अच्छा, पारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अच्छा, कौन सी यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर या विद्युत मोटर आप बोल सकते हैं, ठीक है। कौन सी यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? इलेक्ट्रिक मोटर, समझ रहे हैं? जैसे मोटर हम लोगों के यहाँ लगता है ना, उसी की बात कर रहा है ये। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ये डायनमो, जैसे आप शादी उदी में लगा होता है ना,
जानते हैं आप लोग, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हमें लाइट हमारे पास नहीं होता है तो हम डायनमो लाते हैं और लगाते हैं, जिससे हमें लाइट मिलती है। हम डीजल डालते हैं, चालू कर देते हैं और चालू होते होते वो विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है। अच्छा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है किसमें? बैटरी में। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है और विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन। जो वैज्ञानिक लोग और तमाम लोग जाते हैं ना पानी के अंदर, जो लोग सर्च करते हैं वो लोग हाइड्रोफोन यूज करते हैं। और लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत से यांत्रिक से ध्वनि में। पहले विद्युत होता है, विद्युत से यांत्रिक में बनता है, फिर यांत्रिक से फिर ध्वनि में आता है, ऐसा बदलता है। दो स्टेप में बदलता है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में कौन सा? रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। ठीक है। अच्छा, वायुमंडलीय दाब मापी जाती है बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब किससे? बैरोमीटर से मापी जाती है। अच्छा, 44 क्वेश्चन है। हृदय की गति सुनने के लिए, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। ठीक है। और 45 क्वेश्चन, जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता किससे लगाते हैं? ग्रेविमीटर से। ठीक है, जो सर्च कर करके जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता किससे? ग्रेविमीटर से, ग्रेविमीटर से लगाते हैं। ठीक है। पौधों की गति या वृद्धि किससे मापते हैं? क्रेस्कोग्राफ से। किससे? क्रेस्कोग्राफ से। अच्छा, 47 नंबर क्वेश्चन है। परमाणु बम किस रिएक्शन पर आधारित है? ये नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन नहीं है दोस्तों, फ्यूजन है। और देखो, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, ये दोनों कंफ्यूज मत होना। अगर इंग्लिश में देखा तो न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय विखंडन परमाणु बम है। ठीक है। और नाभिकीय फ्यूजन FU है, यहाँ FI है। ठीक है। तो नाभिकीय संलयन। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन बम किस पे है? नाभिकीय संलयन पे, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। ठीक है। जीवों के अवशेषों के आयु का पता किससे लगाते हैं? ठीक है, कार्बन 14 से। तो ये कार्बन 14 का मतलब हर एक प्राणी है पृथ्वी का जो कार्बन 14 ग्रहण करता है। ठीक है। या उसमें रिएक्ट करता है या फिर उसके अंदर संग्रहित हो जाता है। ठीक है। तो उससे हम कार्बन 14 का पता लगा लेते हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है किस लिए? AC वोल्टेज में बढ़ाना या घटाना। ठीक है। ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? नरम लोहे का। ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल किया जाता है AC में। अच्छा, ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल AC में किया जाता है। अच्छा, एशिया का पहला परमाणु भट्ठी का क्या नाम था? ये अप्सरा। ठीक है, अप्सरा। रडार का क्या अर्थ है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। 54 नंबर क्वेश्चन है। रडार का अर्थ क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अच्छा, 55 नंबर क्वेश्चन है। टेलीफोन की खोज किसने की? ग्राहम बेल ने। ये रडार का अर्थ क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। टेलीफोन की खोज किसने की? ग्राहम बेल ने। भाप इंजन की खोज किसने की? जेम्स वाट ने। टेलीफोन की खोज किसने की? ग्राहम बेल ने। ठीक। लक्स किसकी इकाई है? प्रदीप्त के स्टार का। लक्स किसकी इकाई है? प्रदीप्त के स्टार का। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। यदि मैक संख्या 1 है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाएगी? सुपरसोनिक, पराध्वनिक। सुपरसोनिक, पराध्वनिक। ठीक है। यदि मैक संख्या 1 है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? सुपरसोनिक। यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो ध्वनि क्या कहलाती है? हाइपरसोनिक। जिस स्पीड पे हमारा वो एक हाइपर लूप आया ना ट्रेन का, अभी प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। ठीक है, बाकी फॉरेनों में शायद चल रहा है। ठीक है। तो ये है अति पराध्वनिक, हाइपरसोनिक। कुल्फी तथा आइसक्रीम को पिघलने से बचने के लिए क्या मिलाया जाता है? नमक और सोडा। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखो, अच्छा, ये सिस्मोलॉजी कहलाता है। अच्छा, कुल्फी तथा आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए नमक और सोडा मिलाया जाता है। ठीक है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। क्या?
सिस्मोलॉजी, ठीक है। अच्छा 62 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कौन सी सीमा बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही खोजा था कि सूर्य जो होता है, सूर्य का लास्ट स्टेज क्या होने वाला है, इन्होंने ढूंढा था, ठीक है। अगर सूर्य से इतना गुना ज़्यादा है कोई द्रव्यमान, यानी सूर्य का द्रव्यमान ही लगभग इन्होंने बताया था वहाँ, तो वो चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं, ठीक है। इस सीमा को इससे ये डिसाइड किए थे कि 1.4 गुने से ज़्यादा होगा तो इसका क्या होने वाला है, उस तारे का, स्टार का, मतलब फूटेगा या ब्लास्ट करेगा या नहीं ब्लास्ट करेगा, ठीक है। अच्छा 63 नंबर क्वेश्चन है, कितने डिग्री पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा 64 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तथा विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी? अनुप्रस्थ तरंग है। 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की चाल वायु निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये प्रकाश है, ध्वनि की नहीं है, ध्वनि क्या आप कंफ्यूज मत होना, प्रकाश की चाल है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होकर क्या मारा देते हैं, ध्वनि की भी यही, जो कि ध्वनि की 343 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, एयर में, ठीक है। प्रकाश की वायु या निर्वात में कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अच्छा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। चंद्रमा से टकराने के बाद प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय 1.28 सेकंड, यानी पृथ्वी जो चंद्रमा है, सूर्य से चंद्रमा पे जो प्रकाश आता है और वहाँ से टकरा के जब पृथ्वी से आता है, पृथ्वी पर आता है, ठीक है, तो चंद्रमा से पृथ्वी के बीच में कितना टाइम लगता है? 1.28 सेकंड, ये इसने ऐसे बताया। प्रकाश के वेग की परिकलन या गणना सर्वप्रथम किसने किया? रोमर ने किया। किसने? रोमर ने। प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होता है? वायु या निर्वात में। अच्छा जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये दोस्तों थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट -115 डिग्री सेंटीग्रेड, -115 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ये लाल का होता है, लाल का होता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का होता है और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। अच्छा ये लाल तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लाल अगर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो वो इधर उधर बिखरेगा ना, बस सीधा बहुत दूरी से ही दिखाई देगा वो, इसलिए रेड कलर का हम लोग लगाते हैं कहीं डेंजर के लिए, या फिर कहीं ऊंचाई पे एरोप्लेन से ना लड़े, इसलिए जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उस पर भी रेड कलर का एक बल्ब लगा देते हैं, ठीक है, जिससे दूर से ही दिखाई दे देता है। अच्छा पृथ्वी के रंग कौन कौन से हैं? लाल, नीला और हरा। कौन से हैं? लाल, नीला और हरा, ठीक है। अच्छा बर्फ़ को पानी में तैरते समय कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है? 0.1 हिस्सा ही केवल रहता है ऊपर, ठीक है। पूरे बर्फ़ का 0.1 हिस्सा ही ऊपर रहता है पानी के। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। कितना? 9.8 न्यूटन के बराबर। वर्षा के तुरंत बाद इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? 77 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्णविक्षेपण। किसका? प्रकाश का वर्णविक्षेपण, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है, हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो कैसा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? जैसे हीरे में अगर एक बार प्रकाश एंट्री किया तो हीरे के कई सरफेस होते हैं ना, इधर एक होता है एक उधर होता है। हीरे का आप लोग समझ सकते हैं कितने वो क्या बोलते हैं उसको, भुजे बोल सकते हैं, या कितने सरफेस होते हैं किस साइड से किस साइड, ठीक है। तो एक सरफेस पे जाएगा तो उधर से लड़ेगा, उसके मतलब बार बार उसी में लड़ के रहता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो के जिसको बोलते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसी को ही बोलते हैं। शीशे के टूट जाने पर टूटा हुआ भाग का चमकना किसका उदाहरण है? ठीक है,
प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन वो भी वही है, ठीक है। जब शीशा जो जिसमें हम चेहरा देखते हैं अगर वो टूट जाता है, कभी आप लोग देखे होंगे, जहाँ से टूटा है उसी में ही वो बहुत अच्छा चमकता दिखाई देता है। पानी का बुलबुला चमकीला दिखाई देना किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। पानी का बुलबुला जब होता है आप लोग देखे होंगे, उसमें हमारा चेहरा भी दिखता है, बाकी वैसे भी चमक दिखाई दे, जितना पानी होता है उससे ज़्यादा उस चमकता है, तो प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन वो भी है। 82 नंबर, ध्वनि की चाल सबसे तेज किस में होती है? सॉलिड में, जो कि वायु का 15 गुना होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम ध्वनि की चाल किस में है? गैस में, 343, ठीक है, मीटर पर सेकंड इन एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्वनि की चाल किस पर आधारित है? माध्यम के टेम्परेचर पर। देखो, माध्यम का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल्स उतने दूर दूर होंगे, और ध्वनि की चाल ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसमें माध्यम मिलेंगे ही नहीं, तो ध्वनि की चाल स्लो जाएगी लेकिन स्लो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हीट ट्रांसफर रोकने के लिए आधुनिक मटेरियल कौन सा उपयोग किया जाता है? फाइबर ग्लास, जो इंसुलेशन एक है, ठीक है। हीट ट्रांसफर रोकने के लिए आधुनिक मटेरियल कौन सा उपयोग करते हैं? इंसुलेशन, फाइबर इंसुलेशन, ठीक है। एरोगेल क्या है? सबसे अच्छा इंसुलेशन माना जाता है एरोगेल को, ठीक है। अच्छा, कौन सा इंसुलेशन मटेरियल सब में कॉमनली यूज होता है? ठीक है, एस्बेस्टॉस। अच्छा, कौन से इंसुलेशन मटेरियल से कैंसर का खतरा रहता है? एस्बेस्टॉस, ठीक है। अच्छा, कूलिंग सिस्टम के लिए सबसे अच्छा इंसुलेशन कौन सा माना जाता है? कार्क होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। उसका हम वाइट भी कर सकते हैं, वो मतलब उसके कलर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैक्सिमम लोग ब्लैक ही बनाते हैं, ठीक है। हीटिंग सिस्टम के लिए सबसे सामान्य इंसुलेशन मटेरियल कौन सा है? 85% मैग्नीशिया विथ एस्बेस्टॉस ग्लास वूल, ठीक है। अच्छा, कौन सा आभासी बल है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल कौन कौन से हैं? जैसे कपड़ा सुखाने वाली मशीन जो होता है ना, सेंटर से दूर फेंकती है जो वस्तु को, अपकेंद्रीय बल वही वाला होता है, ठीक है। जैसे हम रस्सी में अगर कुछ बांध के भारी चीज़ रोटेट करते हैं, ऐसे नचाते हैं, तो क्या होता है, वो जो भारी वाला वेट होता है वो दूर भगने की कोशिश करता है, वो अपकेंद्रीय बल होता है, ठीक है। अच्छा, 93 क्वेश्चन क्या है? 93 क्वेश्चन, आँख, कान और नाक के इलाज के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ठीक है। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। वाहनों के साइड दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। वाहनों में साइड जो दर्पण होता है जिसमें ड्राइवर देखता है वो उत्तल दर्पण होता है। वाहनों के हेडलाइट का कौन सा होता है? जो हेडलाइट होता है उसका कौन सा? वो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। देखो, डॉक्टर भी अवतल दर्पण यूज करता है, जो वाहनों में अवतल दर्पण लगाया जाता है, ठीक है। और जो वो देखता है ड्राइवर, वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। 96 नंबर क्या है? अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है, वास्तविक लेकिन उल्टा। और उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है लेकिन सीधा बनता है। आभासी होता है लेकिन सीधा। आभासी का मतलब इमेजिन जो बोलते हैं ना, वो। और समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं उल्टा बनता है, ठीक है। अच्छा, 99 क्वेश्चन देखो दोस्तों, 99 क्वेश्चन मेरे लिए है। आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए कमेंट में नीचे करें सब, ठीक है। और एक साथ आप कितना प्रश्न देखना चाहोगे प्लीज़ कमेंट करें। कितना? 100, 200, 250, 500, 750, 1000, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए नए नए वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और अच्छा टॉपिक मिलेगा जिससे वैकेंसी का भी पता चलेगा आपको, ठीक है। और अगर आप लोग कुछ पढ़ना, कोई टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कौन सी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों।